Good afternoon. Today our topic is copyright. कल हमने टॉपिक शुरू किया था, चैप्टर शुरू किया था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। उसमें से हमने दो मेन जो प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, जो दैट आर पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, वो खत्म कर लिए थे। ठीक है जी, उसके बारे में अगर कोई क्वेरी है आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज हम जो हमारा लास्ट टॉपिक है उस चैप्टर का, दैट इज कॉपीराइट, उसके बारे में बात करेंगे। तो कॉपीराइट क्या होता है? इट्स ऑल्सो अ टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मीन्स किसी भी ओरिजिनल वर्क की जो हम कहते हैं कि प्रोटेक्शन फॉर अस, कि वो कोई और ना उसको मिसयूज कर सके, उसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कॉपीराइट क्या होता है? आपने वर्ड ये जनरली बहुत जगह सुना होगा, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज अ सेट ऑफ एक्सक्लूसिव राइट्स granted to the author or creator of an original work including the right to copy, distribute and adapt the work। मतलब ये क्या है? एक इट इज अ सेट ऑफ एक्सक्लूसिव राइट। ये किसी भी ऑथर या क्रिएटर जो कि ओरिजिनल वर्क का ऑथर हो सकता है, किसी ने भी अगर कोई ओरिजिनल काम किया है तो वो उसका क्लेम कर सकता है कि ये उसका कॉपीराइट है ये, और वो राइट्स ले सकता है उस अपने वर्क का। और उसको ये भी राइट्स होते हैं कि वो अपनी जितनी मर्जी उसकी कॉपी सेल कर सके और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सके और उस वर्क को अडॉप्ट कर सके। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कॉपीराइट। दीज राइट्स कैन बी लाइसेंस्ड एंड ट्रांसफर्ड। ये अपने आप को लाइसेंस भी, मतलब इसका एक लाइसेंस भी मिलता है और ये किसी और के ऊपर ट्रांसफर भी कर सकते हैं कॉपीराइट्स को। ठीक है जी। अब कॉपीराइट इज रेफर टू एज थेफ्ट। अब बेसिकली कॉपीराइट का जो मीनिंग होता है, एक्चुअल मीनिंग, दैट इज कॉल्ड थेफ्ट। ठीक है, बट इसका एक्चुअल मीनिंग ये नहीं होता कि सच में थेफ्ट, चोरी करना नहीं होता। कॉपीराइट का मतलब है अगर कोई मेरा ओरिजिनल काम है उसको कोई अपना समझकर उसका प्रॉफिट जो है वो खुद ले रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉपीराइट। ठीक है, और विदाउट परमिशन के, किसी भी ऑनर के परमिशन के बिना अगर वो कोई उसका उसके ओरिजिनल वर्क को यूज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉपीराइट। ठीक है, द कॉपीराइट लॉ प्रिवेंट्स द रिप्रोडक्शन, सेल और एनी अदर एक्ट। अब जैसे बाकियों के लॉज बने हुए हैं, ऐसे कॉपीराइट का भी एक लॉ बना हुआ है जो कि उस ओरिजिनल काम को सेल होने, किसी और के द्वारा सेल होने से प्रिवेंट करता है। ठीक है, इट इज अ फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। द कॉपीराइट लॉ इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट लिटरेसी, म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक वर्क। अब ये तीन कैटेगरीज या फील्ड में जो है कॉपीराइट होता है, इसके अलावा भी है। ठीक है, मॉडिफिकेशन होती रहती है। तो इस जो लॉ बने हुए हैं वो इन चीजों को प्रोटेक्ट करता है कि जिसका कॉपीराइट है जिस फील्ड में, कोई और उसको मिसयूज या अपना नाम लगाकर नहीं सेल कर सकता। ठीक है, या आगे उसको अडॉप्ट नहीं कर सकता। अब द कॉपीराइट लॉ इज मॉडिफाइड टाइम टू टाइम, कीप पेस विद द चेंजिंग रिक्वायरमेंट। द रिसेंट मॉडिफिकेशन इज डन विद द डेवलपमेंट इन सैटेलाइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी। अब उन्होंने कहा कि जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजीज आती हैं या न्यू न्यू इन्वेंशंस होती रहती हैं, तो उसके उसको पहले कॉपीराइट की कैटेगरी में डालना होता है। वो कौन डालता है? कॉपीराइट लॉ जिन्होंने बनाया है वो ऐड कर देते हैं। उसमें मॉडिफिकेशन होती रहती है कि जैसे आजकल सैटेलाइट्स बन रही हैं इसरो के द्वारा या नासा के द्वारा, या बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं जो सैटेलाइट के ऊपर काम कर रही हैं, वो सबने वो कैटेगरी को अभी कॉपीराइट में डाल दिया रिसेंटली। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बन रहे हैं आजकल, बहुत सारी कंपनियां जो अपने सॉफ्टवेयर यूनिक बना रही हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशंस बना रही हैं या मोबाइल एप्लीकेशंस बना रही हैं, तो वो सारा कुछ कॉपीराइट के अंदर आ गया कि जिस कंपनी ने उसको बनाया है उसने कॉपीराइट उसका खरीद लेते हैं, फिर उसको कोई और कंपनी अपना क्लेम नहीं कर सकती। ठीक है, ऐसे डिजिटल टेक्नोलॉजी में जो भी न्यू इन्वेंशन आ रही है वो सब कुछ कॉपीराइट के कैटेगरीज में आ गया है आजकल। ठीक है, नेक्स्ट, the duration of copyright protection is totally different with legal jurisdictions, टाइप्स ऑफ वर्क एंड ऑथरशिप। अब जैसे बाकियों की हमने कल पढ़ा था, पेटेंट की जो ड्यूरेशन होती है, दैट इज प्रोटेक्शन ड्यूरेशन होती है, दैट इज 20 ईयर्स, उसके बाद रिन्यू होता है। ऐसे ही ट्रेडमार्क की जो ड्यूरेशन होती है, दैट इज 10 ईयर्स, उसके बाद जो है उसको वो करते हैं, रिन्यू करवाना पड़ता है दोबारा। तो ऐसे ही कॉपीराइट की जो ड्यूरेशन है, दैट इज डिफरेंट विद अदर लीगल एस्पेक्ट्स। ठीक है, वो क्या है? द टर्म ऑफ प्रोटेक्शन फॉर लिटरेसी वर्क इज द ऑथर्स लाइफ प्लस 60 ईयर्स। मतलब क्या है? लिटरेसी वर्क के अंदर अगर किसी ने कॉपीराइट क्लेम किया हुआ है, मान लो किसी ने बुक लिखी है अपनी, तो उसकी प्रोटेक्शन कब तक रहेगी? जितनी ऑथर की लाइफ है, मान लो उसकी अगर 80 इयर्स लाइफ है, तो 80 इयर्स तक उसको कोई क्लेम नहीं कर सकता अपना, प्लस 60 इयर्स उसकी डेथ के बाद भी जो 60 इयर्स है वो उसके नाम पे ही वो कॉपीराइट माना जाएगा। ठीक है, जैसे शेक्सपियर की कोई बुक है, हेल्मा समथिंग कोई बुक है,
तो वो उसकी डेथ के बाद भी 60 साल तक उसकी कॉपीराइट ही मानी गई थी, और उसके बाद उसको कॉपीराइट खत्म करके जो कहते हैं उसका जो वो उसका क्या कहते हैं उसको, पावर उसकी खत्म हो गई थी उसके ऊपर, ठीक है, शेक्सपियर की। देन उसको पब्लिक के वाले कर दिया था, उसका कोई कॉपीराइट नहीं बना सकता था। तो ऐसे ही जो लिटरेसी वर्क है उसकी ऑथर्स लाइफ प्लस 60 इयर्स तक होती है। इन टर्म्स ऑफ जॉइंट वर्क बाय 2 और मोर ऑथर्स, जिसमें 2 ऑथर या 2 से ज्यादा होते हैं, उसमें द टर्म कंसिस्ट ऑफ ऑथर हु लास्ट डाइज प्लस 50 इयर्स। ठीक है, उसमें से जो लास्ट ऑथर जब डाई होगा उसके उसके 50 इयर्स बाद तक उसकी जो है प्रोटेक्शन लाइफ होगी। ठीक है, कॉपीराइट की। व्हेन द पीरियड ऑफ कॉपीराइट प्रोटेक्शन एक्सपायर्स द राइट ऑफ द ऑथर आर परमानेंटली एक्सपायर्ड। ठीक है, जब वो जो प्रोटेक्शन पीरियड है खत्म हो जाता है, जो उसके राइट्स होते हैं ऑथर के वो परमानेंटली एक्सपायर कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो दिस वाज कॉपीराइट। अब कौन कौन सी फील्ड में कॉपीराइट हो सकता है? लिटरेसी वर्क में। लिटरेसी वर्क में कौन कौन सी आगे सब कैटेगरीज है? बुक्स किसी ने लिखी हो, पोएम किसी का ओरिजिनल हो, थीसिस वर्क, प्लेस, ये सारे लिटरेसी वर्क्स हैं। ऐसे म्यूजिकल वर्क में सॉन्ग राइटिंग, साउंड रिकॉर्डिंग, मूवीज, स्क्रिप्ट्स, म्यूजिकल कंपोजिशन, ये सारे कॉपीराइट के अंडर आती हैं। आर्टिस्टिक वर्क में मोशन पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स, पेंटिंग्स, ये भी सारे कॉपीराइट में आते हैं। ठीक है, बहुत सारे कॉपीराइट खरीदे हुए हैं लोगों ने अपने। आर्किटेक्चर वर्क्स, ड्राइंग। आर्किटेक्चर वर्क में आता है ड्राइंग, रोड डिजाइन, ब्रिज डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन, बिल्डिंग डिजाइन, ये सारे जो काम है ये भी कॉपीराइट के अंदर आते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, रेडियो एंड टीवी ब्रॉडकास्ट ऑफ लाइव एंड अदर परफॉर्मेंसेस। ठीक है, तो ये सारे कॉपीराइट्स खरीदे हुए हैं सबने, इसके अलावा कोई उसको क्लेम नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे क्रिकेट मैच है वो स्टार वालों का कॉपीराइट होता है, अगर कोई उसको सोनी वाला दिखाना चाहेगा या कलर्स वाला दिखाना चाहेगा तो वो क्लेम कर सकते हैं उसको, मतलब उनको लॉ के थ्रू उनको वो चीज पनिशमेंट मिल सकती है। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड कॉपीराइट्स। लास्ट इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ कॉपीराइट। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है? सेम वही जो हमने कल पढ़े थे वैसे ही होंगे इसके भी। एप्लीकेशंस मेड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म विद प्रिस्क्राइब्ड फीस टू द रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट। सबसे पहले एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है, ठीक है, जो कि फीस भी होती है उसकी थोड़ी सी। वो किसको भेजना होता है? रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट को। ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन द रजिस्ट्रार में होल्ड इंक्वायरी, वो एक इंक्वायरी बिठाता है उसके बाद। इफ इट इज एक्सेप्टेड, नोटिस इज इशूड फॉर ऑल द रिलेटेड पर्संस who have any interest in the subject matter। वो सबको एक जो है नोटिस भेजता है जो उनकी गैजेट होती है कॉपीराइट की। तो उसमें अगर किसी को कोई इशू है तो वो उसमें बता सकता है कि इस सब्जेक्ट में मुझे इशू है या ये कॉपीराइट नहीं होनी चाहिए चीज। अगर कोई ऑपोजिशन क्रिएट होती ठीक है, नहीं तो the registrar of copyright enters a work in the database and mention whether the application is opposed or not। और वो चीज उसको डाटाबेस में अपने कॉपीराइट को डाल देता है, और अगर चाहे किसी ने अपोज किया है चाहे नहीं किया, जो डाटाबेस में उसका काम है, ओरिजिनल वर्क है, वो उसको भेज दिया जाता है। If not opposed, registrar publishes it in official gazette and sends copies of the entire made in the register to the concerned parties। और अगर वो अपोज नहीं हुआ किसी भी जगह से तो वो उसको ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश करके उसकी जो ऑफिशियल कॉपी है वो कंसर्न पर्सन को सेंड कर देता है और उसका कॉपीराइट मान लिया जाता है। ठीक है, इसका कॉपीराइट का जो रजिस्टर का कॉपीराइट ऑफ इंडिया रजिस्टर का जो ऑफिस है दैट इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली, ये आपने याद रखना है। सो नेक्स्ट इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है? जब कोई उसे विदाउट परमिशन यूज करेगा, मिस यूज करेगा, दैट इज कॉल्ड इन्फ्रिंजमेंट। ठीक है, इट इज द अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ वर्क अंडर कॉपीराइट एक्ट। तो अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ वर्क होगा उसको बोलते हैं हम कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। It violates the copyright's owner's exclusive right, such as right to reproduce or perform the copyrighted work। जैसे मान लो किसी ने एक अपना म्यूजिक बनाया किसी भी सॉन्ग का और म्यूजिक को कॉपीराइट करा लिया। अब कॉपीराइट जब हो गया और उनको पता चल गया कि ये यूनिक है, ये किसी और का नहीं बना हुआ, तो अगर उसके 2 साल बाद 3 साल बाद उसको जो भी कॉपी करेगा तो वो उस पे क्लेम कर सकता है, वो उसको इन्फ्रिंजमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कर सकता है ऑनर? विदाउट परमिशन रिप्रोड्यूस द कॉपीराइट वर्क। एक तो होता है इन्फ्रिंजमेंट किस किस टाइप से होती है, ठीक है, जब बिना परमिशन के उसको रिप्रोड्यूस किया जाता है कॉपीराइटेड वर्क को। दूसरा तो डिस्ट्रीब्यूट कॉपीज टू द पब्लिक बाय सेल और अदर मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ठीक है, कि या तो मतलब उसकी जो ओरिजिनल वर्क की कॉपीज को सेल किया जाता है किसी और के द्वारा, तो वो भी इन्फ्रिंजमेंट के अंदर आएगा। ठीक है, या उस चीज को टू यूज फॉर द वर्क फॉर पब्लिसिटी, या उसको पब्लिसिटी के लिए यूज किया जाता है, वो भी इन्फ्रिंजमेंट होती है। ठीक है, अब इसकी रेमेडीज क्या है इस इन्फ्रिंजमेंट की, कि कौन कौन से तरीके से उसको
पनिशमेंट दी जाती है बाय द लॉ, वो इसके अंदर दिया है। दो तरह की रेमेडीज होती है, एक सिविल एक क्रिमिनल रेमेडीज। ठीक है, जो सिविल रेमेडीज है वो तो सिंपल होती है कि द ऑनर कैन फाइल सूट अगेंस्ट द कल्प्रिट, द ऑनर में क्लेम फॉर डैमेजेस फॉर द लॉस सफर्ड बाय हिम। उसको जो क्लेम है वो मतलब कर सकता है कि जो डैमेज हुआ है या उसका लॉस हुआ है, ठीक है, थ्रू द कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। ही मे क्लेम फॉर प्रॉफिट्स व्हिच द डिफेंडेंट हैज अर्नड बाय अनऑथराइज्ड वर्क और यूज ऑफ हिज वर्क। मतलब वो जो डिफेंडेंट होता है उसको उससे जो उसने जो प्रॉफिट कमाया है जो कॉपीराइट वर्क से, उसका जो प्रॉफिट हुआ है वो क्लेम कर सकता है ऑनर। ठीक है, और जो लॉस हुआ है उसको वो भी क्लेम कर सकता है। ठीक है, और उसके अगेंस्ट फाइल भी जो है वो सूट कर सकता है। तो ये तो थे सिविल रेमेडीज। नेक्स्ट है क्रिमिनल रेमेडीज। क्रिमिनल रेमेडीज के अंदर क्या आता है, दीज आर द इंपॉर्टेंट लाइंस। इफ दिस इन दिस इफ अ पर्सन नोइंगली इन्फ्रिंजेस, अगर वो जानबूझ के कोई चीज को इन्फ्रिंज करता है, he is liable to be imprisoned for a term between 6 months to 3 years and to pay a fine between 50,000 to 2 lakh rupees। मतलब अगर कोई जान के कॉपीराइट को इन्फ्रिंज करता है या उसको मिसयूज करता है तो उसको 6 महीने से 3 साल तक की जेल हो सकती है, और फाइन जो है वो 50,000 से 2 लाख तक का हो सकता है उसका। ठीक है, इफ ए पर्सन यूज एन इन्फ्रिंज कॉपी ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, अगर वो किसी कंप्यूटर प्रोग्राम को कॉपीराइट को मिसयूज कर रहा है, अपना बना के सेल कर रहा है या उसको पब्लिसिटी के लिए आगे जो दिखा रहा है सबको, अगर वो पकड़ा गया तो ही इज लाइबल टू बी पनिश्ड विद 7 days to 3 years। उसकी जो सजा होगी दैट इज 7 दिन से लेके 3 साल तक, डिपेंडिंग ऑन द मतलब उसने क्या किया है, कितना मिसयूज किया उसको। he has to pay a fine between 50,000 to 2 lakh। ठीक है, if a person knowingly makes plates to make infringing copies or publishes a sound recording, ठीक है, अगर वो सीडीज बनाता है मतलब अब कॉपीराइट करके, जैसे आजकल मूवीज की जो टॉरेंट पे कॉपीराइट आ रहे हैं, लीक हो रही है या बाकी जगह पे लीक हो रही है, वो सारा जो है दैट इज इन्फ्रिंजमेंट। वो एक तरह की पनिशमेंट है उसकी भी, अगर कोई ऐसे करता पकड़ा जाता है तो उसको भी जो है अप टू 2 years की सजा हो सकती है। ठीक है, एंड ही मे बी फाइंड between 50,000 to 2 lakh। So these were the infringement remedies against infringement। अगर कॉपीराइट के रिलेटेड कोई आपको क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू।